हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना और आप लोग जल्दी जल्दी से सारा कमेंट्स कर दिया करो, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई बट मेरे व्यूज़ थोड़े डाउन हो रहे हैं। शायद आप लोग की इंट्रैक्शन अच्छे से नहीं हो पा रही, दैट्स वाई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और कॉमेंट कर देना, ताकि आप लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट कर पाओ और मेरे व्यूज़ अच्छे आएँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इसी के साथ। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अब इशिका ने पूरी तरह से मन बना लिया था कि अब वो इस जगह पर नहीं रुक सकती, क्योंकि वो रुकती भी क्यों। उसके अपने डैड की हत्या उसी के अपने हस्बैंड ने कर दी थी, ऐसा उसके दिमाग में पूरी तरह से यकीन हो गया था। क्या सच था और क्या झूठ, अभी तक ये बात साबित नहीं हो पाई थी और ध्रुव भी अभी इस सारे बातों में अपना ध्यान नहीं बटाना चाहते थे। वो ध्रुव जो आज इशिका को इस तरह देख रहे थे जैसे उन्हें पता हो कि शायद वो इस तरह इशिका को दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे। वहीं इशिका जो आस्था जी को बार बार यही मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ से चले। वहीं आस्था जी जो इशिका की बात सुनकर कहती हैं, आखिर कहाँ जाएंगे हम इस टाइम, और वो भी इस हालत में। इशिका जो कहती है, हम कोई लाचार इंसान नहीं है, मेरी मॉम का बिजनेस है ना, हम वहीं जाएंगे जहाँ पर मेरी मॉम ने कंपनी खड़ी की थी और साथ ही अपना एक एम्पायर खड़ा किया था। मैं फिर से एक इशिका साइकिल बनकर जीना चाहती हूँ और इस बार अपनी मॉम की तरह एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनकर। आस्था जी जो इशिका की बात सुनकर हैरान होते हुए उससे पूछती हैं, ये कैसी बात ही कर रही हो इशिका, साइकिल? इशिका साइकिल कब से बन गई? इशिका जो कहती है, जब से अपनी ज़िंदगी की सच्चाई समझ आई है तब से। मैं भूल गई थी कि मैं किसी और के सहारे अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती, मुझे खुद कुछ करना चाहिए। और मैं यहाँ पर बैठे हुए दूसरों के नहीं, अब और नहीं, मैं दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकती। मेरी मॉम का बिजनेस है ना, हम वहीं चलेंगे और इस बार मैं इशिका सहगल बनूंगी, वो भी वो लड़की नहीं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो लड़की जो इंडिपेंडेंट होगी और अपनी मॉम का बिजनेस रन करेगी। आस्था जी जो कहती हैं, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो मेरी बच्ची। इशिका जो कहती है, तैयार होने का कोई समय नहीं होता मॉम, जब वक्त पर जाना है इंसान तभी तैयार हो जाता है। और समझ लीजिए कि मेरे ऊपर वो वक्त आ गया है कि अब मुझे फिर से एक इशिका सहगल बन करके, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन करके अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। और ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही। और ये बोलकर वो फिर से अपनी पेट की तरफ देखती है और उसे धीरे से सहलाते हुए कहती है, ये सब मैं किसी और के लिए कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि जो ज़िंदगी मुझे मिली है वो किसी और को मिले। उसका इशारा उसके पेट की तरफ ही था और इस बात को आस्था जी समझ नहीं पाती, क्योंकि अभी उनकी हालत कुछ खास ठीक हुई नहीं थी। इशिका की बात सुनकर आस्था जी जो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं ईशान जो इशिका को समझाते हुए कहता है, इशिका तुम इस हालत में कहीं नहीं जा सकती, अभी अंकल की डेथ हुई है और तुम इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो इशिका। इशिका जो कहती है, जितना स्ट्रेस लेना था ले चुकी, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ और बचा नहीं है कि मैं और ज़्यादा स्ट्रेस लूँ। अब सिर्फ मुझे अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बितानी है और उसके लिए मुझे इस माहौल से दूर रहना पड़ेगा। और ये बोलते बोलते वो तिरछी निगाहों से ध्रुव को ही देख रही थी। ध्रुव जो स्टेयर के ऊपर से खड़े होकर के इशिका को ही लगातार देखे जा रहे थे। उसके हर एक छोटी छोटी एक्शन को ध्रुव नोटिस कर रहे थे और ध्रुव को समझ आ जाता है कि आखिर इशिका का ये कहने का क्या मतलब था। इसी तरह बहस करते करते आज की भी रात बीत जाती है। अगली सुबह इशिका जो अपने बैग को पैक कर चुकी थी और वो रूम से बाहर भी निकल रही थी। ईशान जो इशिका को रोकने की कोशिश करता है, मगर इशिका नहीं रुकती और वो अपने ब्रीफ केस को उठा करके स्टेयर से जा ही रही थी कि तभी बगल से ध्रुव आते हैं और उसके ब्रीफ केस को उठाकर उसकी मदद करने लगते हैं और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे हॉल एरिया में ले आते हैं। इशिका जो अपने रिस्ट को बार बार ध्रुव से छुड़ाने की कोशिश तो कर रही थी, मगर इस वक्त ध्रुव की पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, जो इशिका की हिम्मत नहीं थी छुड़ाने की। इशिका जो झटके से अपना हाथ ध्रुव से छुड़ाती है, मगर हाथ तो तभी छूटता है जब ध्रुव ने अपनी पकड़ इशिका के रिस्ट से ढीली कर दी। इशिका जो उनको घूर कर देती है और इस वक्त वो राजवीर कश्यप का भी सामना करने को तैयार थी। उसके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था और ध्रुव इस गुस्से का रीज़न अब समझ चुके थे कि आखिर इशिका उनसे दूर जाना क्यों चाहती है। ध्रुव जो उससे कुछ नहीं कहते और जाकर हॉल के काउच एरिया में आराम से बैठ जाते हैं। इशिका जो इन सारी बातों को देख कर ही बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ध्रुव उसके साथ इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं।
जब से इशिका ने ध्रुव से ठीक से बात नहीं किया था, ध्रुव ने भी एक शब्द इशिका को मनाने के लिए नहीं यूज़ किया था। इशिका को समझ नहीं आता कि आखिर ध्रुव को जैसे उससे और उसके गुस्से से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। इशिका ने आस्था जी को ज़बरदस्ती तैयार कर लिया था। आस्था जी भी अब कुछ नहीं कहती, क्योंकि इशिका की जिद पूरी करना हमेशा से पहले विक्रम जी की ख्वाहिश थी और मरते मरते उन्होंने आस्था जी से वादा लिया था कि वो उनकी बेटी की हर एक जिद को पूरी करेंगी, क्योंकि इशिका जो अब थोड़ी मैच्योर हो चुकी है और अब उसे पता है कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। इशिका के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आस्था जी भी अब तैयार हो चुकी थी जाने के लिए। इशिका ने अपनी फ्लाइट भी बुक करवा ली थी। वो आस्था जी का हाथ पकड़ती है और बाहर जाने वाली होती है कि ईशान उसके सामने आते हुए कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा इशिका। क्या अजीब सी हरकत है ये, और तुम अचानक से क्यों जा रही हो? माना कि अंकल जी की डेथ हो गई, पर इसमें हमारी क्या गलती है जो तुम हमें छोड़कर जा रही हो? इशिका जो कहती है, जिसकी गलती है उसे अच्छे से पता है, तो इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। और वैसे भी ईशान, जितना दिन मुझे यहाँ रहना था मैंने रह लिया, अब इससे ज़्यादा मैं रहूँगी तो मेरे लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा। जाने दो मुझे। कि तभी क्रिश जो आता है और कहता है, मैम प्लीज़ मैम आप प्लीज़ सर को छोड़कर मत जाइए। आपको नहीं पता है कि सर की क्या हालत हो जाएगी आपके बिना। क्रिश के लगभग आवाज़ में एक कपकपी थी और साथ ही उसकी आवाज़ में मायूसी भी साफ नजर आ रही थी। मगर ध्रुव जो अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाए हुए आराम से काउच पर बैठे हुए थे। क्रिश जो इशिका के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता था, वो सिर्फ उसके सामने रिक्वेस्ट ही कर सकता था, क्योंकि आखिर इशिका थी तो क्रिश के बॉस की ही वाइफ। भी लगातार इशिका से रिक्वेस्ट करने लगता है और वहीं क्रिश जो पीछे बैठे ध्रुव को देखते हुए कहता है, सर एक बार सर आप कहिए, मैं मैम को रोक लूंगा। वहीं ईशान भी तुरंत ही भाग कर आता है और ध्रुव के सामने नीचे बैठते हुए कहता है, भाई आपको क्या हो गया है? आप क्यों नहीं रोकना चाह रहे भाभी को? प्लीज भाई प्लीज। ध्रुव एक शब्द नहीं बोलते। क्रिश जो उनसे आगे पूछता है, सर क्या करना है आप प्लीज बताइए। ध्रुव जो कहते हैं, उसे सेफली एयरपोर्ट छोड़कर आओ, और हाँ गाड़ी थोड़ा स्लो चलाना, ज्यादा झटका ना लगे। ध्रुव की आवाज जो बहुत ही धीमी मगर बहुत ही डीप थी। इशिका जो एक बार ध्रुव को देखती है और उसकी आंखें पूरी तरह से भर आती हैं जब उसे यह रियलाइज होता है कि ध्रुव को उसके जाने न जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इस बात से इशिका का भी दिल टुकड़ों में बट जाता है, क्योंकि चाहे इशिका उनसे कितनी भी नफरत करने का नाटक क्यों ना कर रही हो, मगर दिल से तो वो अभी भी ध्रुव को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। क्रिश और ईशान ये सुनते हैं, वो दोनों ध्रुव के सामने आते हुए उनके सामने बैठकर कहते हैं, सर आप ये क्या बोल रहे हैं? आर यू श्योर? ध्रुव जो कहते हैं, मैंने जो एक बार बोल दिया, बस तुम्हारा काम है उसे फॉलो करना। मुझसे बार बार क्वेश्चन मत करो क्रिश, उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, और जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं कर लेता तब तक वहीं पर रहना। इस वक्त ध्रुव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कि देखकर ईशान और क्रिश भी समझ जाते हैं कि अब सर ने डिसाइड कर ही लिया है, तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। वहीं ईशान भी डिसअपॉइंट होकर खड़ा हो जाता है और एक आखिरी बार इशिका को देखता है, और वो अपने भाई के बगल में आकर काउच पर बैठते हुए कहता है, भाई मुझे नहीं पता कि आप लोग के बीच ऐसी कौन सी लड़ाई हुई है जिससे इशिका घर छोड़कर जा रही है, पर भाई आर यू श्योर आप रह लोगे उसके बिना? और आखिर आपको जरा भी बुरा नहीं लग रहा? जैसे जैसे ध्रुव ईशान की बातें सुन रहे थे, उनके दिमाग में हजार सवाल खुद से ही चले जा रहे थे कि क्या सच में इशिका के जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव जो अपने दिल को समझाते हुए कहते हैं, इस वक्त उसका इस माहौल से दूर रहना ही ठीक होगा। मैं अपना स्वार्थ नहीं देख सकता। अगर वो यहाँ से दूर रहेगी तभी उसके मेंटल हेल्थ के लिए ठीक होगा। अगर यहाँ रहेगी तो स्ट्रेस में रहेगी, और वैसे भी इस हालत में स्ट्रेस में रहना ठीक नहीं होगा, ना उसके लिए और ना ही। और ये सोच कर ही वो काउच से उठते हैं और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। ईशान भी उनके पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने भाई से एक बार ठीक से पूछ तो ले कि ऐसा हुआ क्या है उन दोनों लोग के बीच। जैसे ईशान उनके रूम में एंटर करने ही वाला होता है कि ध्रुव की एक जोरदार आवाज उसके कान में पड़ती है, स्टॉप देयर, आइंदा से मेरे रूम में एंटर करने की सोचना भी मत। और ये बोलकर ध्रुव तुरंत ही अपना डोर लॉक कर देते हैं। अब ईशान की हिम्मत नहीं थी कि वो डोर अनलॉक करके रूम के अंदर घुस सके, और उसे समझ नहीं आता कि अचानक से भाई को हो क्या गया है।
वैसे ध्रुव इस तरह की टोन यूज करते थे, मगर इस हद तक उनके अंदर शांति कभी नहीं देखी थी, ना तो ईशान ने और ना ही कृष ने। कृष जो उनके चेहरे से ही समझ गया था कि ध्रुव सिर्फ बाहर से शांत लग रहे हैं, अंदर तो उनके भी तूफान की लहर उठ रही होगी। वहीं कृष ध्रुव के ऑर्डर से इशिका और साथ ही आस्था जी को एयरपोर्ट सेफली पहुंचा देता है, और जब तक प्लेन टेक ऑफ नहीं हो जाती वो वहीं पर वेट करता है। वहीं ध्रुव जो रूम में बैठकर एक बुक पढ़ रहे थे जो हमेशा वो इशिका को पढ़ाया करते थे, लेकिन उनका मन इस वक्त किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। अब वो थे तो मर्द जिसकी वजह से वो अपनी आंखों से आंसू तो नहीं गिरा सकते थे, मगर अंदर ही अंदर उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी ये सिर्फ उनका दिल ही जानता था। इशिका से जुड़ी हर चीज उस रूम में जो उन्हें बार बार इशिका के साथ बिताए हुए वक्त को याद दिला रही थी, साथ ही इशिका की बदमाशियां जो हमेशा उसके पास इतने सारे कपड़े भी होते थे मगर फिर भी वो ध्रुव के ही टी शर्ट और शर्ट्स पहनना पसंद करती थी। उसकी हंसी और साथ ही उसकी आवाज़ जो हर पल उस रूम में ही गूंजा करती थी, वो ध्रुव को एक एक करके सुनाई दे रही थी, और साथ ही इशिका के साथ बिताए हुए हर वक्त ध्रुव के सामने किसी रील की तरह चल रहे थे। इशिका के लिए भी कोई नॉर्मल बात नहीं थी ध्रुव को इस तरह छोड़कर जाना, मगर इशिका इस वक्त क्या ही कर सकती थी। वहीं इशिका जो प्लेन में बैठे हुए अपनी आंखों को बंद की हुई थी, इशिका के दिमाग में बार बार ध्रुव की ही जिक्र आ रहा था, मगर वो बार बार अपनी आंखों को खोल के सच्चाई को देखने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंख से एक आंसू के बूंद गिरते ही कि तभी उसे याद आता है राजवीर कश्यप की सच्चाई जो उस रात इशिका को पता चली थी, वो भी सानवी के थ्रू। उसे तो ये भी नहीं पता था कि सानवी जिंदा भी है या नहीं। उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि राजवीर ने सानवी को भी मार ही दिया होगा। जो शख्स अपने बाप तक को नहीं छोड़ा वो भला सानवी को क्या ही छोड़ेगा। और जिस तरह से उस वक्त राजवीर के चेहरे पर इशिका ने गुस्सा देखा था, उसे ध्रुव से नफरत हो गई थी, और वो अपने पेट पर धीरे से सहलाते हुए कहती है, मैं अपनी जान को खतरे में डाल सकती हूँ, मगर मेरी जान अब सिर्फ मेरी नहीं है, वो किसी और की भी हो चुकी है, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकती। ना चाहते हुए भी उन 4 साल की हर एक यादें जो अब इशिका के दिमाग में पूरी तरह घूमने लगी थी, और वो एकदम से बगल में बैठी आस्था जी को पकड़ के जोर जोर से रोने लगी थी। आस्था जी का भी कुछ यही हाल था। वहीं आस्था जी का भी मूड कुछ ऐसा ही था कि वो बस इशिका को पकड़ के रोती रहे, मगर इशिका को संभालने के लिए उन्हें अपने आंसुओं को संभालना पड़ता है। विक्रम जी की मौत ने आस्था जी को अंदर तक हिला दिया था, मगर इस वक्त वो इशिका को संभालना ज्यादा जरूरी समझती हैं। इशिका के मॉम के बिजनेस जो कि इस वक्त न्यूयॉर्क में था, और साथ ही वो कुछ देशों में और भी फैला हुआ था, मगर उनके बिजनेस का मेन ब्रांच न्यूयॉर्क में ही था, जिसकी वजह से इशिका और आस्था जी न्यूयॉर्क जाने का ही डिसाइड करती हैं। आस्था जी जो अक्सर न्यूयॉर्क से आया जाया करती थी क्योंकि इशिका के मॉम के बिजनेस को वही संभाला करती थी, और अब यह जिम्मेदारी इशिका अपने सर पर ले लेती है। वहीं इंडिया में ध्रुव अब पूरी तरह से खुद को राजवीर कश्यप से बदल कर ध्रुव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये कोशिश तब तक पूरी नहीं होती जब तक उनके दुश्मनों की पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता, जिस वजह से वो फिर से एक बार श्रीकांत ओबेरॉय को विजिट करने के लिए उस अड्डे पर पहुंचते हैं जहां उन चारों को कृष ने बंधवा कर रखा था, वो भी ध्रुव के ऑर्डर पर। सानवी, बेबोजान, रुआन और साथ ही श्रीकांत ओबेरॉय चारों के चारों इस वक्त बंधे पड़े हुए थे। ध्रुव जैसे ही अंदर एंट्री लेते हैं सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं सानवी के मुंह पर इस वक्त टेप लगा हुआ था और वो बार बार अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव जो उसे देखकर अपनी बंदूक को हाथ में लेते हैं और उसके माथे पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, तुम्हारी वजह से आज पता है क्या हुआ, और ये बोलकर उनके जबड़े पूरी तरह से कस जाते हैं। सानवी को कोई आइडिया नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसे लगता है कि उसकी जान अब गई कि तब गई। ध्रुव जो अपने गन को लोड करते हुए कहते हैं, मेरी इशिका मुझे छोड़कर चली गई सानवी। बट यू नो व्हाट, मैंने खुद उसे यहाँ से जाने के लिए कहा, और मैंने खुद ही उसे परमिशन दिया कि वो यहाँ से जा सकती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि फिर से वो इस माहौल में आए जहाँ पर तुम जैसे घटिया लोग रहते हैं। सब ने इशिका को धोखा दिया, वो भी सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। लेकिन तुम्हारा मुझे समझ नहीं आया सानवी, आखिर तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हें क्या लेना देना था इशिका से?
और ये बोलकर वो झटके से सानवी के मुंह से टेप निकाल देते हैं, जिससे सानवी को बहुत ही तकलीफ होती है और उसकी आंखों से आंसू उसके गाल पर गिर जाता है। लेकिन ध्रुव अब उसके इस मगरमच्छ जैसे आंसू के जाल में फंसने वाले नहीं थे। ध्रुव जो सानवी के सामने आकर बैठते हैं और कहते हैं, तुम बोलोगी या फिर मैं तुम्हारी आत्मा से बुलवाऊं? और ये बोलकर वो उसके माथे पर अपना गन पॉइंट कर देते हैं। सानवी जो घबराते हुए कहती है, मैं अगर मर गई ना तो इशिका तो आपको नहीं छोड़ेगी। जैसे ही सानवी ने ये बोला था, ध्रुव जो थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, मतलब जान यहाँ पर अटकी पड़ी और तुम्हें अभी भी धमकी देना है मुझे? तुम्हें पता है इशिका को ये लगता है कि तुम मर चुकी हो। जिस वक्त मैंने गन शूट किया था, इशिका की आंख उस वक्त बंद हो गई थी। उसे ज़रा भी आइडिया नहीं है कि तुम जिंदा हो या नहीं। जैसे ही सानवी सुनती है वो कहती है, हम मतलब इशिका को लगता है कि मैं मर गई हूँ। ध्रुव जो कहते हैं, पूरी दुनिया को अब यही लगेगा कि तुम मर गई हो अगर तुमने सच नहीं बताया कि आखिर ये सब तुम कर क्यों रही थी। सानवी जो कहती है, सब बताऊंगी, लेकिन आप मारेंगे नहीं मुझे, वादा करिए। ध्रुव जो कहते हैं, तुम चारों को तो मैं ऐसी मौत दूंगा ना कि तुम लोग की रूह कांप जाएगी। पहले ये बताओ कि इशिका के साथ ये सब क्यों किया? वो तो तुम्हें अच्छा दोस्त मानती थी ना, क्या सिर्फ जेलसी में? सानवी जो कहती है, नहीं मैं ये सब जेलसी में नहीं था। हाँ, मैं उससे जेलस थी और जेलस होने की वजह से मैं सिर्फ उसे हर्ट करना चाहती थी, लेकिन इस तरह नहीं। वो जब मुझे आपके बारे में पता चला तो। ध्रुव जो कहते हैं, मतलब तुम मुझे पहले से जानती हो, राइट? सानवी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, बहुत छोटी थी मैं, लगभग 10 साल की रही होंगी जब आपने आकर के मेरे मॉम डैड को। ध्रुव जैसे ही सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जिसे एक झलक ध्रुव ने देखा तो था, मगर उसके दिमाग में सानवी का कोई चेहरा नहीं था और वो पूरी तरह से धुंधला हो चुका था। सानवी जैसे ये बोलती है, ध्रुव समझ जाते हैं कि ये लड़की रायज़ादा फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके डैड कभी उनके अपने डैड के दोस्त हुआ करते थे। ध्रुव जो सानवी को देखकर कहते हैं, तो तुम अपने डैड का बदला लेना चाहती थी मुझसे? सानवी जो कहती है, हाँ यही करना चाहती थी मैं। ध्रुव जो कहते हैं, तो बदला मुझसे लेती ना, इशिका को क्यों हर्ट किया इन सारे बीच में? उसकी क्या गलती थी? सानवी जो कहती है, उसकी भी गलती थी। मैं रोहान को पसंद करती थी, लेकिन रोहान हमेशा सिर्फ उसे देखता था। सानवी वही कर सकती थी जो इशिका उससे करने को कहती थी। ऐसा लगता था वो मुझ पर हमेशा हुक्म जता रही है। ध्रुव जो कहते हैं, तो तुम इस चक्कर में इशिका की जिंदगी बर्बाद कर दोगी और साथ ही साथ तुमने रोहान की भी जिंदगी बर्बाद कर दी सानवी। और सोचो, तुम सब अब इस जगह पर पड़े हुए हो और इशिका इस वक्त आज़ाद है क्योंकि वो मेरे साथ है और उससे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। समझ आई तुम्हें? और फिर वो उसके सामने से खड़े होते हैं और चेयर से हटते हुए बाकी चारों लोग को वार्न करते हुए कहते हैं, तुम चारों लोग सुन लो, मैं अभी तुम लोग को मारूंगा नहीं। ऐसे ही पड़े रहो और बंधे रहो, और अगर ज़रा सा भी इधर से उधर अपनी दिमाग को करने की कोशिश की और कोई चालाकी करने की कोशिश की तो जान लेना, जिंदा जला दूंगा तुम सबको। और ये बोलकर वो क्रिश से कहते हैं, यहाँ पर बॉडीगार्ड्स की तैनात और ज़्यादा बढ़ा दो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी रिस्क हो मेरी इशिका को। और ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और क्या सच में ध्रुव ने इशिका को पूरी तरह से अपने आप से अलग कर दिया था या ध्रुव का कुछ और ही प्लान था? और आखिर ऐसा क्या अंदाजा लग गया था ध्रुव को जो खुद ही ध्रुव ने अपनी जान जैसे इशिका को खुद से अलग करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही वो इशिका को जाने की परमिशन भी दे दिए। आइए जाते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।